Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो जल्दी जल्दी पेन और पेपर तैयार रखिएगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, उसको खुद होके सॉल्व कीजिए और मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ वो देखिएगा। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉइन प्लेस ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल, it will just sleep at a distance of option A 1 centimeter, option B 2 centimeter, option C 4 centimeter and option D 8 centimeter। तो सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। तो यहाँ पे हम कॉइल रख रहे हैं, ओके, और वो कॉइल जो भी है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? इट इज़ एट अ 4 सेंटीमीटर, जिसको हम कंसिडर करेंगे R1। और ये टेबल जो भी है ये विथ एंगुलर वेलोसिटी रोटेट हो रहा है। उस एंगुलर वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं ओमेगा 1, ओके। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे दिया है कि जैसे टेबल टर्न करेगा, रोटेट हो रहा है विद दिस एंगुलर वेलोसिटी, ये जो भी कॉइन है ये इसके साथ साथ रोटेट हो रहा है। इट मेक सर्कुलर पाथ लाइक दिस वन, ओके। और लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे दिया है जस्ट स्लिप्स, ओके। तो यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन है तो हम यहाँ पे ओके, सो सर्कुलर मोशन अगर कॉइल बना रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में मिल रहा है उसको? द आंसर इज दैट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टेबल का जो भी सरफेस है और कॉइन का जो भी सरफेस है, इनको दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। सो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी फोर्स के कारण, इसी फ्रिक्शन के फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ यहाँ पे बना पा रहा है। सो लिमिटिंग कंडीशन का फॉर्मूला हमें जानते हैं। सो दैट लिमिटिंग कंडीशन इज नथिंग बट द म्यू इनटू एन विच इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या होता है? एम जी होता है। दिस इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो एम एम गेट कैंसल, सो देयरफॉर म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए, पहले सिचुएशन में कॉइन यहाँ पे रखा था एट डिस्टेंस R1 और टेबल का जो भी एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा 1 था। सेकंड सिचुएशन में उसी कॉइल को हम कहाँ पे रखने वाले हैं? सो एट दिस पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस, लेट अस इमेजिन दैट R2, और उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया है? सो इट इज़ अ 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओमेगा 2। So we can write here omega 2 is equals to 2 times of omega 1, okay, और रेडियस है R2। अब पहले सिचुएशन के लिए ये स्टैटिस्टिक्स है और सेकंड सिचुएशन के लिए ये वाला है। अब इस जनरल फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए टेबल वही है, कॉइन वही है, तो म्यू कांस्टेंट रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसी जगह पे पूरा वर्कआउट हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगा, यानी ये वाला टर्म कांस्टेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर ओमेगा 1 स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर R2। तो हमें R2 फाइंड आउट करना है, तो R2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू R1, ओके। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से सेकंड सिचुएशन में जो भी एंगुलर वेलोसिटी वो डबल है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इट शुड इक्वल्स टू 1/4 आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर गेट कैंसल, इट बिकम 1/4 इंटू R1। सो R1 की वैल्यू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर।
तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर R2 बिकम इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज A. Next question, question number 10. A motorcycle is going on a overbridge of radius R. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. Okay? जो भी रोड का सरफेस है वो कितना नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा उस मोटरसाइकिल के ऊपर, वो हमें यहाँ पे देखना है. क्या वो असेंडिंग करते वक्त इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा कि फ्लक्चुएट रहेगा, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. ओके, सिचुएशन कुछ ऐसा होगा. लेट अस इमेजिन दैट ये रोड है और यहाँ से असेंडिंग स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट तक, बाद में वो व्हीकल मोटरसाइकिल डिसेंड करेगा. ओके, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि वो असेंडिंग पोजीशन पे है, तो कार को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन. ओके, ये असेंडिंग मोशन में है. ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सरफेस है ऐसे सिचुएशन में कितना नॉर्मल क्रिएट कर रहा है. तो दैट नॉर्मल इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस. ओके, इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट होगा. जो भी नॉर्मल यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दिस नॉर्मल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. ओके, और कौन सा फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि इस व्हीकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू mg. ओके, अब यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस लाइन इज लाइक दिस वन. ओके, अब ये जो भी एंगल है, लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा. ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी एक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इस कार का सर्कुलर मोशन होने वाला है, तो डेफिनेटली उस कार के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा. और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी एक्ट होता है, सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर, v is the velocity of that vehicle with which it is ascending, m is the mass of that vehicle. So इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है. अब ये जो भी सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इट इज़ नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है. सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा, इस mg को मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूँ क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो mg को अगर रिजॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में. दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट द mg cos थीटा. ओके, अब इस डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. नीचे के डायरेक्शन में mg cos थीटा और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होता है, ये इन्हीं के रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे एक्ट होना चाहिए. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा ज़्यादा होगा mg cos थीटा. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, नॉर्मल. नॉर्मल. ओके, इस इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं. तो n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस mv² अपॉन r. क्लियर. अब देखिए, जैसे जैसे ये जो भी मोटरसाइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा टॉप पॉइंट पे ड्यूरिंग असेंडिंग, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, वेदर इट इज़ इंक्रीजेस या डिक्रीजेस. एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे ही मोटरसाइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा असेंडिंग, ओके, के वक्त जो भी थीटा है इट गोज ऑन डिक्रीजेस. ओके, थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा और थीटा की वैल्यू सबसे कम यहाँ पे होगा. करेक्ट. अब थीटा की वैल्यू अगर असेंडिंग के वक्त कम हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये बढ़ेगा. अगर थीटा की वैल्यू कम हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू ये बढ़ेगा. अगर कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ता है तो ये जो भी टर्म है, दिस टर्म गोज ऑन इंक्रीजेस, ये वाला टर्म इंक्रीज होगा. ये तो कांस्टेंट रहने वाला है. ओके, सो ये टर्म इंक्रीज होगा. अगर ये टर्म इंक्रीज होता है तो नॉर्मल भी इंक्रीज होगा. तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 11.
three identical cars A, B and C are moving at the same speed on the three bridges. The car A goes on a plane bridge, car B on a bridge convex upward and C goes on a bridge concave upward. Okay, let FA, FB, FC be the normal forces exerted by the car on the bridges when they are at a middle of bridges. Okay, very good question. So ऑप्शन ए क्या दिया है देखिए, FA is maximum of the three forces, FB is the maximum of the three forces, ऑप्शन सी है FC is the maximum of the three forces एंड लास्ट ऑप्शन दिया है कि तीनों जो भी नॉर्मल फोर्सेस है वो सेम होंगे, यानी FA is equals to FB is equals to FC. अब सबसे पहली सिचुएशन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो पहली सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ये प्लेन ब्रिज है. अब प्लेन ब्रिज पे एक कार मूव कर रहा है लाइक दिस वन. ओके, प्लेन ब्रिज पे. तो इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, ये प्लेन ब्रिज है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, तो दो ही फोर्सेस एक्ट होंगे. द फर्स्ट वन इट इज नथिंग बट द mg और सेकंड जो भी होगा नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर के डायरेक्शन में, दिस इज नथिंग बट द FA. सो वी कैन राइट हियर FA इज इक्वल्स टू FA इट इज इक्वल्स टू mg. ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया. सेकंड जो भी सिचुएशन है इट इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स अपवर्ड, सो लाइक दिस वन. तो यहाँ पे अब कार ऊपर मिड पॉइंट पे है लाइक दिस वन. सो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक उस कार का जो भी मोशन हो रहा है इट इज़ अ सर्कुलर मोशन. ओके, सर्कुलर मोशन हो रहा है और इस पाथ का जो भी सेंटर होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए. सो देयरफॉर इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा. तो यहाँ पे नेट फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल फोर्सेस वो हम देखते हैं. सो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो रहा है mg. ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स जिसको नाम यहाँ पे दिया गया F_B, और इसके अलावा और एक फोर्स एक्ट होगा दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स CF. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि CF की वैल्यू कितना होगा, तो CF इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू mg माइनस F_B. अगर F_B की बात करता हूँ दिस इज इक्वल्स टू mg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, CF. ये एक इक्वेशन आ गया. दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन. ओके, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं. थर्ड केस में सिचुएशन कुछ इस तरीके का है. इट इज अ कॉन्केव अपवर्ड डायरेक्शन में और ये कार मूव कर रहा है. ओके, दिस इज द कार. ओके, अब यहाँ पे तीनों कार सेम है, तीनों का मास सेम है, वो तो दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, दिस फोर्स इज नथिंग बट द नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, दिस इज नथिंग बट द mg. ओके, ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट होगा, इसको नाम दिया गया या F_C. अब ये सर्कुलर पाथ देखिए और इसका सेंटर इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आएगा, तो इस डायरेक्शन में ऊपर के डायरेक्शन में और एक फोर्स एक्ट होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है. सो दैट फोर्स इज नथिंग बट द, और एक फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, अब इसका अगर इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू FC माइनस mg. ओके, अब मुझे FC फाइंड आउट करना है, तो FC इज इक्वल्स टू mg प्लस CF. ओके, तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस मिले हैं तीनों अलग अलग सिचुएशन में. सो FA इज इक्वल्स टू mg, FB इज इक्वल्स टू mg माइनस CF, FC इज इक्वल्स टू mg प्लस CF. तो यहाँ पे दोनों का एडिशन हो रहा है. इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में ओके सबसे ज़्यादा नॉर्मल यहाँ पे क्रिएट होगा, तो FC की वैल्यू जो भी होगा ये मैक्सिमम होगा ऑफ दिस थ्री फोर्सेस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A train A runs from east to west
and another train B of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator. Okay. A presses the track with a force F1 and B presses the track with the force F2 and a normal. Okay. So ऑप्शन ए दिया है F1 इज ग्रेटर देन F2, ऑप्शन बी दिया है F1 इज लेस देन F2, ऑप्शन सी दिया है F1 इज इक्वल टू F2 एंड ऑप्शन डी है द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यही तो खासियत है HC वर्मा सर की किताब की, हर एंगल से हमें सोचना पड़ता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ अर्थ, ये एक अर्थ सरफेस है। ओके, सो अर्थ जो भी रोटेट होता है इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में वो रोटेट होता है। ओके, इन दिस वे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे एक ट्रैक है अलोंग द इक्वेटर, सो मैं उस ट्रैक को यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ लाइक दिस वन अलोंग द इक्वेटर। यहाँ पे एक ट्रैक है लाइक दिस वन। ओके, सो इस ट्रैक पे दो ट्रेन मूव कर रही है। फर्स्ट ट्रेन जो भी है जिसका नाम है ए, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है। और दूसरा जो भी ट्रेन है, नेम ऑफ दैट ट्रेन इज अ बी, इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, दोनों ट्रेन का मास सेम है और दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है। ओके, अब देखिए जब वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं अलॉन्ग द इक्वेटर, तो इक्वेटर का जो भी पाथ है वो सर्कुलर पाथ है। अगर पूरा अर्थ का कंसिडर करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह एक्ट हो रहा होगा। ओके, सो अब देखिए अलॉन्ग दिस एक्सिस अर्थ गेट रोटेटेड। ओके, अर्थ रोटेट हो रहा है। अब ट्रेन ए जो भी है इट इज मूविंग फ्रॉम ई टू ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो उसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा ट्रेन ए का, उसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए ω1। दिस इज अ रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, या ω से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो ω इज नथिंग बट द रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, देखिए ट्रेन ईस्ट से लेके वेस्ट तक मूव हो रहा है लेकिन साथ साथ अर्थ भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो भी नेट एंगुलर वेलोसिटी आएगा उस नेट को दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आएगा इट इज इक्वल टू ω। अब दूसरा ट्रेन जो भी है दिस इज अ बी ट्रेन, इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो वो उसकी खुद की एंगुलर वेलोसिटी है लेकिन अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी उसमें ऐड अप हो रही है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसलिए जो भी नेट नेट एंगुलर वेलोसिटी आएगा, सो दैट इज नथिंग बट द ω_b। सो ω_b शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू ω_a व्हेन वी कंसिडर द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इतना क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो बाकी बहुत ईजी है। अब मान के चलिए कि वो जो भी ट्रेन है वो एक इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। ओके, तो अब उसका पाथ जो भी है सर्कुलर पाथ है। अब इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस कंसिडर करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा उस ट्रेन के ऊपर, इट इज़ नथिंग बट द mg, और वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, इट इज़ इन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। mg करके फोर्स एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल क्रिएट होगा, सरफेस उस ट्रेन के ऊपर क्रिएट करेगा नॉर्मल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ कि ट्रेन के ऊपर उसके मास की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर mg इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, mg इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में ये सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स क्रिएट कर रहा है। थोड़ा इमेजिन करने के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट है लेकिन आपको इमेजिन करना होगा। अब ये जो भी पाथ है अलॉन्ग द इक्वेटर, ये सर्कुलर पाथ है, तो डेफिनेटली और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उस ट्रेन का, दोनों ट्रेन का यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो दिस इज द नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितना आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू
mg माइनस n। सो n की वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल टू mg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को हमें लिखना ही है तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज अ नॉर्मल फोर्स। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जिस ट्रेन का एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उस ट्रेन के लिए ये जो भी टर्म है वो ज़्यादा होगा, और वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, mg में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस केस के लिए नॉर्मल की वैल्यू कम आएगा, यानी जो भी F2 है सेकंड ट्रेन के लिए विच इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, उसके लिए एंगुलर नेट एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा, तो mg में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कम होगा, यानी F2 की वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू F1। Okay, so F1 should be greater as compared to F2. The option A is correct one. Question number 13. If the earth stops rotating, the apparent value of g on its surface will, option A, increases everywhere, option D, decreases everywhere, option C, remains the same everywhere, option D, increases at some places and remains the same at some other places. Okay, so to understand this concept, let us imagine this earth, this is the earth surface, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस वन इज अ वेस्ट, दिस वन इज अ ईस्ट। ओके, सो अर्थ जो भी है वो रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ओके, अबाउट दिस नॉर्थ साउथ पोल वो रोटेट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो अबाउट दिस एक्सिस। ओके, अब आप थोड़ा सोचिए कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो भी अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हर डिफरेंट पॉइंट्स पे, ओके, वो डिफरेंट आता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, ओके, क्योंकि इसका जो भी एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, ओके, सर्कुलर पाथ अगर बनाता है तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो जस्ट वही के वही रोटेट हो रहे हैं, ओके, तो सर्कल वही के वही बन रहा है। तो यहाँ पे इस रोटेशन का इफेक्ट नॉर्थ पोल पे नहीं होता है, ना तो साउथ पोल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से टूवर्ड्स इक्वेटर आ रहे हैं, ओके, तो किसी भी पॉइंट पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन इफेक्ट। ओके, अगर अर्थ रोटेशन करना स्टॉप हो जाएगा तो उस वक्त जो भी अपरेंट वेट है वो इंक्रीजेस होगा एट सम प्लेसेस, यानी कहाँ पे इंक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा इक्वेटर पे या दिस वन इक्वेटर पे, ये जो भी इक्वेटर लाइन है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम मूव करें टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल या टूवर्ड्स द साउथ पोल, वो कम कम होते जाएगा और कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा, सो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। So option D is correct one. Next question, question number 14. A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in a horizontal plane. Okay, horizontal plane है. Let T1 and T2 be the tensions at the points L/4 and 3L/4 away from the pivoted end. Okay. So option A, T1 is greater than T2, option B, T1 is greater than T1, option C, T1 is equals to T2, यानी दोनों पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ऑप्शन डी, द रिलेशन बिटवीन T1 and T2 डिपेंड्स ऑन द वेदर द रॉड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे एक हम कंसेप्ट देखते हैं, उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, और वो कंसेप्ट क्या है देखिएगा। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज वन रॉड, ओके, इस तरीके से रॉड है और उसको यहाँ पे हमने पॉइंट किया, यहाँ पे इसको लटका दिया और ये एक हॉरिजेंटल प्लेन में इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ओके। सो पूरे रॉड का लेंथ है L,
सो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस एंड से जिसका लेंथ होगा L/4। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें टेंशन कंसिडर करना है T1। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका लेंथ यहाँ से है 3L/4। ओके, वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है T2। सो T1 ज़्यादा होगा कि T2 ज़्यादा होगा कि दोनों इक्वल होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। सो अलोंग दिस एक्सिस इट गेट रोटेटेड, ये पूरा रॉड रोटेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, अब थोड़ा देखिए कि अगर हम मासिव ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं अंडर ग्रेविटी और एक पॉइंट यहाँ पे सस्पेंड किया है इसको, तो इसके मास की वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा। मास की वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सो सबसे कम टेंशन कहाँ पे होगा? लोअर पॉइंट पे। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे होगा। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? टोटल मास इंटू जी, टोटल मास इंटू जी। सो टी इज इक्वल्स टू mg। ओके, इस पॉइंट पे मास कितना है, सॉरी टेंशन कितना होगा? तो इस पॉइंट पे टेंशन होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो T इज इक्वल्स टू mg/2। और इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू होगा 0। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू बढ़ रहा है। अब इसी लॉजिक से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? पूरे रॉड को। तो जो भी रॉड में टेंशन क्रिएट हो रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ओके, सो जैसे जैसे हम इस साइड आएंगे तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा। सो सबसे ज़्यादा टेंशन इस पॉइंट पे होगा, सबसे कम टेंशन इस पॉइंट पे होगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक वी कैन से दैट दिस T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगर एक्चुअल कैलकुलेशन से करते हैं तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसलिए हमने इसको लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m is suspended from the ceiling of a car used in a stunt film shooting. Okay, the car moves up along the incline cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at the some distance. Okay, let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. Okay, the tension in the string when the car is in air is। सिचुएशन तो यहाँ पे ऐसा क्रिएट किया गया कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब है जो अटैच किया है इसके सीलिंग को किसके कार के, और एक स्टंट फिल्म की शूटिंग चल रही है। ओके, और वो मैक्सिमम हाइट आर इतना है, स्पीड उसका दिया है, उस कार का सब कुछ दिया है, लेकिन सबसे मेन जो भी है वो यहाँ पे देखते हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज इन एयर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी कार है अलॉन्ग विद दैट पेंडुलम वो एयर में है, वो फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल अगर कर रहा है तो उस कार का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, उस पेंडुलम का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो भी जी होगा। तो यहाँ पे फ्री फॉल है तो टेंशन नहीं लेना है, तो टेंशन की वैल्यू होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। लेट थीटा डिनोट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। ओके, if the mass of the bob is m, the tension in the string is mg cos theta. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑलवेज इतना ही टेंशन उस स्ट्रिंग में रहेगा। सेकंड ऑप्शन दिया है नेवर। थर्ड ऑप्शन दिया है एट द एक्सट्रीम पोजिशंस एंड फोर्थ है एट द मीन पोजिशन। ओके, तो सिचुएशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से एक पेंडुलम हम कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस वन, एंड दिस वन इज अ रेफरेंस लाइन विच इंडिकेट द मीन पोजिशन। ओके, लाइक दिस वन। ओके, तो अब पेंडुलम जो भी है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस वन। ओके, सो अभी फिलहाल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है विच इज इक्वल टू थीटा। इस पेंडुलम का मास है m,
तो डेफिनेटली नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा विच इज़ इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना बनेगा, एम जी कॉस थीटा। ओके, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा इतना बन रहा है। ओके, क्या इस बॉब का वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंट हो रहा है क्या, नहीं, तो जितना टेंशन इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा उतना ही ये कंपोनेंट रहना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे निकल गया, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये पेंडुलम यहाँ पे ऑसिलेट होता है लाइक दिस वन, ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका पाथ जो भी है वो सर्कुलर पाथ है। अगर सर्कुलर पाथ है तो डेफिनेटली उस बॉब का सर्कुलर मोशन हो रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी है वो टेंशन उसको प्रोवाइड करते रहेगा हमेशा। ओके, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी जीरो है और ये कुछ इंस्टेंट के लिए हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, एक्सट्रीम एंड पे उसकी वेलोसिटी कितना है, जीरो है एक इंस्टेंट के लिए। तो उस वक्त ये सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। अगर इस बॉब को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ओके, मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा दो ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है एम जी, दूसरा है टेंशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे टी इज इक्वल टू एम जी आ रहा है। ओके, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन इस पूरे पाथ में और एक फोर्स इसमें ऐड होगा, ये इक्वेशन जो हमने लिखा है टी इज इक्वल टू एम जी, ये रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन और एक चीज़ यहाँ पे होगा, वो कौन सा, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस एम जी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितना आएगा, सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। सो पूरे पाथ में ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हम ले सकते हैं क्योंकि हर बार थीटा चेंज हो रहा है, ये मेन पोजीशन पे बात कर रहा हूँ। हर दूसरे जगह पे कैसा आएगा, टी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऐसा इक्वेशन आएगा। ओके, सो मीन पोजीशन पे ये इक्वेशन आ रहा है, किसी भी दूसरे पोजीशन पे ये इक्वेशन आ रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ ये इक्वेशन आ रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, क्योंकि हमेशा टेंशन एम जी कॉस थीटा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑलवेज भी नहीं होता है, नेवर भी नहीं होता है, और मीन पोजीशन पे तो ये वैल्यू आ गया। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव 2 को लेके, तब तक ले बाय बाय।